तो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में क्या क्या पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हम लोग समझे व्हाट इज दी चार्ज के बारे में हम लोग समझे, मैटर्स पे कैसे चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं रबिंग के थ्रू, राइट। फर्स्ट चार्ज के बारे में अंडरस्टैंड किए। सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज, कैसे चार्ज को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट टेक्निक कौन सा था बेटे, रबिंग था, और नेक्स्ट फिर इंडक्शन मेथड और कन्वेक्शन मेथड, 3 मेथड थे, राइट। उसके बाद देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एडिटिव प्रॉपर्टी, और एक लास्ट में मैंने बताया था लीनियर सिस्टम। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज भी हम लोग स्टडी किए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ, उसके बाद फोर्थ कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ में के बाद हम लोग फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़े थे। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, लैम्डा L, फिर चार्ज पर यूनिट एरिया, फिर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। लैम्डा L से चार्ज पर यूनिट लेंथ, फिर चार्ज पर यूनिट एरिया को किससे एक्सप्रेस किए थे हम लोग, रो से कि सिग्मा से चार्ज पर यूनिट एरिया, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को रो से एक्सप्रेस किए थे। ये कब यूज करेंगे, जब कंटिन्यूअस बॉडी रहेगा तब। जब कंटिन्यूअस बॉडी रहेगा वहाँ पर आपको फोर्स निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, राइट। कुछ प्रॉब्लम्स भी कूलम्ब्स लॉ पे हम लोग प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो कि आपको 11th में भी ग्रेविटेशन में भी पढ़े थे हम लोग, वहाँ भी हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सारे चीज कॉन्सेप्ट को मास के रिस्पेक्ट में वहाँ मास कंसीडर किया गया, यहाँ चार्ज होगा, ठीक है। तो आज हम लोग का मेन हेडिंग का नाम, टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट। कूलम्ब्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना जरूरी है। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग क्या देखे कि दो चार्ज के बीच में सेम काइंड का चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स, और अपोजिट काइंड का चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स। यानी फोर्स के बारे में हम लोग देखे, यदि दो चार्ज हैं रखा हुआ है तो उसके बीच में फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पर क्या देखें, उसी फोर्स का एनालिसिस जो कूलम्ब्स लॉ के द्वारा हम लोग एनालिसिस किए। कूलम्ब्स लॉ के द्वारा जो हम लोग फोर्स का वैल्यू निकाले, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी ये Q1 चार्ज हो गया, ये Q2 चार्ज हो गया। दोनों के बीच का जो फोर्स का जो कैलकुलेशन किस बेसिस पे किए, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। फिर फोर्स का ही स्टडी करेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम चीज का एनालिसिस होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम लोग कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स निकाले हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब क्या है, देखो, जो ये चीजें आप समझे हो, दो चार्जेस कंसीडर किए। अब यहाँ पर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरी चार्ज प्रोड्यूस आवर ओन फील्ड। कैसे होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई ताकतवर आदमी है, वो अपना फील्ड क्रिएट करता है अपने चारों तरफ। उसके फील्ड के दायरे में कोई कमजोर आदमी आएगा तो उस पर वो कमजोर आदमी क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा। यानी एवरी फील्ड, जैसे अर्थ है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के रीजन में कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फील्ड छोड़ेंगे तो अर्थ के टुवर्ड्स नीचे ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ फील्ड किसका है, अर्थ का फील्ड है। ये ऑब्जेक्ट को फील किया, जैसे इसको छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगा। फील्ड किसका है, अर्थ का। लग तो रहा फोर्स ही, लेकिन एनालिसिस डिफरेंट हो गया कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आता है तो
वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ग्रेविटेशन में हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स फील करना है, क्योंकि मास में सिर्फ क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ आपको अट्रैक्टिव फोर्स देता है, सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स देगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोथ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये मिनिमम डिफरेंस है, यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। ग्रेविटेशन में जो हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशनल फोर्स और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बेसिक डिफरेंस क्या है, वहाँ मास के कारण फोर्स स्टडी किया है, तो वहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन होगा, नो रिपल्सन, और यहाँ पर दोनों होगा, अट्रैक्शन भी होगा रिपल्सन भी होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट क्या फील करेगा, हमेशा अट्रैक्शन की टुवर्ड्स दी अर्थ। चार्ज के केस में उसी तरह सेम चीज, सेम कहानी चार्ज के लिए। अच्छा, ग्रेविटेशन के केस में उस फील्ड से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से यदि बाहर चला जाता है तो कोई फोर्स फील नहीं करेगा। जैसे सैटेलाइट को हम लोग जब लॉन्च करते हैं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के बाद वो फ्रीली घूमता है, एस्ट्रोनॉट जैसे। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से होने के बाद वो कोई फोर्स फील नहीं करते हैं, इसीलिए आप देखते हो एस्ट्रोनॉट रैंडमली इधर 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 वो जंप करता है, उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो यहाँ भी उसी तरह से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि एवरी चार्ज, हर चार्ज अपना फोर्स डेवलप करेगा, फील्ड डेवलप करेगा, सॉरी अपना फील्ड डेवलप करेगा। जैसे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, आपने चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ इन ऑल डायरेक्शन फर्स्ट क्रिया करेगा अपना फील्ड, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। ग्रेविटेशनल का फील्ड का एनालॉगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड का एनालॉगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स अलग, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, G(m1m2) अपॉन r² लिखते थे, और ग्रेविटेशनल फील्ड जो लग रहा अर्थ वाला वही यहाँ पर इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट कि आपको समझने में आसानी हो। तो हर चार्ज क्या करेगा, अपना फील्ड क्रिएट करेगा, राइट। और इसके फील्ड के अंदर में कोई भी चार्ज इंटर करता है, स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, इससे ताकतवर लेंगे तो ये भी अपना फील्ड क्रिएट कर देगा ना। तो इसके फील्ड के कोई भी, जैसे इस रूम में है तो कोई कमजोर आदमी आएगा वही ना फोर्स फील कर सकता है। यदि मेरे से ज्यादा ताकतवर आदमी आ गया, इट डू नॉट फील, वो मेरे पे ही फोर्स लगाएगा, हम फील करेंगे उसके कारण, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। तो जो भी चार्ज फोर्स फील करेंगे वो क्या होगा, इससे उसका वैल्यू वेरी लेस। इसी चार्ज को हम लोग क्या नाम देते हैं, अब बार बार देंगे, टेस्ट चार्ज। जैसे कैसे मेडिसिन कोई बनाता है आदमी, तो मेडिसिन को चेक करने के लिए पहले एनिमल्स पर चेक करते हैं, तो एनिमल क्या हो गया, वो टेस्ट हो गया, टेस्टिंग। ह्यूमन बीइंग को देने के पहले एनिमल से टेस्ट किया जाता है। सिमिलरली यहाँ भी सेम टाइप का टेस्ट चार्ज का काम क्या है, कितना फोर्स फील करेगा, अपना उसका अपना कोई फील्ड नहीं है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी क्यू का वैल्यू इज वेरी लेस दैन कैपिटल क्यू, और हमेशा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं। ये टेस्ट चार्ज, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, और ये टेस्ट चार्ज हमेशा क्या लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट पर टेस्टिंग करना है, कितना फोर्स फील करेगा, नाम से ही क्लियर है, टेस्ट करना है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, हर चार्ज अपना फील्ड क्रिएट करेगा, और उसके फील्ड के दायरे में कोई भी आएगा वो कैसा वो फोर्स फील करेगा। देखो दोनों में कूलम्ब्स लॉ में क्या था, दोनों चार्ज के कारण वो एक दूसरे को फोर्स फील करते थे। यहाँ पर ये फोर्स नहीं फील करेगा जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसके दायरे में जो टेस्ट चार्ज आएगा वो फोर्स फील करेगा। यहाँ पर क्या था, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स फील करते थे। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ही बात हो रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इस कूलम्ब्स लॉ में क्या था, इसके कारण ये फोर्स फील करता था जब दोनों पॉजिटिव है, इसके कारण ये भी फोर्स फील करता था, भले दोनों बराबर फोर्स फील कर रहे हैं लेकिन दोनों फोर्स फील करते थे। और यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि Q1 Q2 छोटा है बड़ा है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है
कि दिस क्यू टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर ये कैपिटल क्यू इसके कारण फोर्स फील नहीं करेगा, हमेशा टेस्ट चार्ज ही फोर्स फील करेगा। अंडरस्टूड बेटे? और वो फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जो यहाँ फोर्स था वो फोर्स कैलकुलेट भी करेंगे उसी तरह से जैसे कूलम्ब्स लॉ को यूज करके, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या आ रहा है कि यहाँ पर एक चार्ज है अपना फोर्स फील्ड क्रिएट किया, और इसके अंदर में कोई भी आदमी आता है टेस्ट चार्ज, वो फोर्स फील करेगा, इसके कारण ये फोर्स फील नहीं करेगा। इसके कारण आप कमजोर आदमी है और बलवान पे कहाँ से फोर्स फील करेगा, कहाँ से धक्का दे ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कभी भी इस पर फोर्स नहीं लगा सकता, मिनिमम होगा उसको इग्नोर करेंगे। आइडियल की बात नहीं, नॉर्मल की बात कर रहे हैं। आइडियली तो भाई कुछ ना कुछ तो फोर्स करेगा ही, बट आइडियली कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा वो, क्योंकि वो तो डरा हुआ कमजोर है अपने, वो जानता है कब मेरे को धक्का मार के बाहर निकाल सकता है, राइट। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि एवरी चार्ज क्रिएट्स आवर ओन फील्ड, और उसके फील्ड में कोई भी टेस्ट चार्ज यदि इंटर करता है तो फोर्स फील करेगा। अब वो देखेंगे फोर्स किस तरह का फील करेगा, अट्रैक्टिव फील करेगा कि रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, कैसे वो निकालेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितना वैल्यू होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे, वो सारी चीज़ें को अभी तो फिजिकली अंडरस्टैंड किए कि एवरी चार्ज प्रोड्यूस आवर ओन फील्ड, और उस फील्ड के दायरे में कोई भी टेस्ट चार्ज आता है तो वो फोर्स फील करेगा, राइट। अब चले देखें कि पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही रखें तब फोर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपना फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा, जैसे मान प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट करेगा, अपने से दूर, अपने ओर नहीं, क्योंकि यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन भी बताना इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन रेडियली, जैसे इसको स्पेयर जैसा कंसीडर कर, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में अपना फील्ड क्रिएट करेगा। और इस फील्ड को हम लोग क्या, इस लाइन को क्या बोलते हैं, दिस लाइन इज इमेजिनरी, ये हम इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअल में नहीं है, इमेजिन कर रहे हैं किस तरह का होगा। और दिस लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट करेगा। पहले इसको ड्रॉ कर लो बेटे। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज क्रिएट फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज always create radially outward direction, positive charge always create field radially in outward direction, हमेशा बाहर की तरफ फील्ड क्रिएट करेगा, और चारों तरफ यूनिफॉर्मली फील्ड क्रिएट करेगा, यूनिफॉर्मली फील्ड, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली रहेंगे, यूनिफॉर्मली फील्ड क्रिएट करेंगे, और जितने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्लोज रहेंगे, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग है। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे की क्लोज रहेंगे, जितना घना रहेगा, जितना क्लोज होने का मतलब नंबर ऑफ लाइंस एक दूसरे से जितने वेरी क्लोज रहेंगे, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा है।
यानी इसके बीच में सेपरेशन देखोगे यहाँ पर कितना, जितना कम होगा, अब देखो यहाँ पर बहुत कम है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं सेपरेशन बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करते जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने ही क्लोज रहने का मतलब, इफ दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इज हाई, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई। कोई डायग्राम देख के बता देगा कि बताइए किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। जो जितना ही घना रहेगा, जितना ही क्लोज रहेगा एक दूसरे से, वो उसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा हुआ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं देखो सेपरेशन इंक्रीज करते जा रहा है, सेपरेशन इंक्रीज करते जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करते जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी हम लोग बता सकते हैं कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया। उसी तरह से निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव चार्ज इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेंगे। निगेटिव चार्ज इनवर्ड डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज इनवर्ड डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज इनवर्ड डायरेक्शन, यदि निगेटिव चार्ज है -q तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट करेगा। इनफॉर्मली इफ द चार्ज इज नेगेटिव, it means electric field lines, direction of electric field lines towards inward direction, electric field lines in inward towards the point charge, या towards the if the charge is negative, direction of electric field lines is radially inward, inward direction में होगा। यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। राइट बेटे, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये ध्यान देना है, पॉजिटिव चार्ज अपना फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट करेगा, रेडियली चारों तरफ यूनिफॉर्मली, और नेगेटिव चार्ज इनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट करेगा। आप समझो आउटवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे मतलब यदि टेस्ट चार्ज उसके अंदर आएगा तो उसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा उसको। अब इस ग्राम में जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ, कोई भी इंटर करेगा टेस्ट चार्ज तो उसको रूम से बाहर मैं निकालूंगा। यदि इफ आई एम नेगेटिव चार्ज तो कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें कोई भी आएगा उसको मैं अपने तरफ अट्रैक्ट करूँगा, वो किस तरह का फोर्स फील करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा। तो ये ध्यान देना है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज का फील्ड क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि डिस्चार्ज क्या है प्लस q, ऑपोजिट साइन गिव्स योर अट्रैक्शन। डिस्चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस फोर्स किस तरह का डेवलप करेगा, अट्रैक्टिव। अब नेक्स्ट हेडिंग इसमें लिखे, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कितना स्ट्रेंथ है। इंटेंसिटी करने का मतलब कितना स्ट्रेंथ है। इंटेंसिटी ऑफ electric field, intensity of electric field due to point charge plus q, due to point charge plus q at a distance
at a distance r from it, यानी प्लस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है। व्हाट इज द इंटेंसिटी, व्हाट इज द वैल्यू। ठीक है बेटे, ध्यान देना है, पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। पॉइंट चार्ज कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये कैसा फील्ड क्रिएट करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, चारों तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में, फील्ड क्रिएट करेगा। अब कोई टेस्ट चार्ज है, किसी मान लो आपको कहता है कि इस पॉइंट P पर, चाहे इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालिए या इंटेंसिटी निकालिए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज से लेकर और जो टेस्ट चार्ज, ये पॉइंट P पर क्या है, ध्यान से देखना है, कॉन्सेप्ट समझना है। कोई प्लस क्यू चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। वो मान लिए पॉइंट P है। स्टेप 1 क्या करेंगे, उस पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे। पहला कैसे कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालना है, व्हाट यू आर डूइंग, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डिस्टेंस पे निकालना है। तो पहले क्या करें, जिस पॉइंट पे निकालना होगा उस पॉइंट पे क्या लाएंगे, टेस्ट चार्ज। राइट बेटे, तो फर्स्ट यहाँ पर स्टेप 1 टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, ठीक, टेस्ट चार्ज और इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इक्वल टू फोर्स फील्ड बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स फील्ड बाय टेस्ट चार्ज, किसके कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण। फोर्स फील्ड बाय टेस्ट चार्ज, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज पे पहले फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे कूलम्ब्स लॉ को यूज करके, और डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, तो फर्स्ट फोर्स फील्ड बाय टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, F अपॉन क्यू। अब दोनों वेक्टर है, तो वेक्टर से ऐसे दोनों डिनोट कर दिए, फोर्स भी वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो क्या करना होगा, जिस पॉइंट पे निकालना होगा वहां पर टेस्ट चार्ज रख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, टेस्ट चार्ज कितना फोर्स फील करता है वो कैलकुलेट कर लीजिए। फोर्स कैलकुलेट करने के बाद उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे देगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, क्योंकि फोर्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियस, कोई भी ऑब्जेक्ट को मास के कारण देखते हैं टुवर्ड्स द अर्थ, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। और कैसे निकालना है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। वो पहले क्या करें, जिस पॉइंट पे निकालना वहाँ टेस्ट चार्ज रख देंगे, उस पर कितना फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट कर लेंगे और उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ, ये Q हो गया चार्ज, ये स्मॉल q चार्ज हो गया, फाइंड दी यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। ये ध्यान देना है कि r क्या लेना है, ये पॉइंट चार्ज को लाइन जो कनेक्ट करेगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ किस डायरेक्शन में लगता है, उस पॉइंट चार्ज को जो लाइन कनेक्ट करता है उसी के अलोंग लगेगा। तो r का फंडा क्लियर होना चाहिए, r कौन सा होगा, जो पॉइंट चार्ज को जो लाइन कनेक्ट कर रहा है उसी के अलोंग, राइट। तो फोर्स निकाल लिए कूलम्ब्स लॉ को यूज करके। अब क्या करेंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इक्वल टू एफ अपॉन टेस्ट चार्ज। और क्या वैल्यू आ गया ये देखो, Q इंटू आर स्क्वायर, क्यू उड़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन, तो ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो और किस डायरेक्शन में लगेगा, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये अवे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, क्या आया ये देखिए, डिस्चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जो सोर्स है, जो फील्ड क्रिएट कर रहा है उसी के वैल्यू पर डिपेंड किया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको लिख लो बेटे, के हो गया, के का वैल्यू फ्री स्पेस रहेगा 9 × 10⁹ कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हैं। के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन। यदि एयर रहता है तो 9 × 10⁹। यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहां से देखो फॉर्मूला से, न्यूटन पर कूलम, फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ऐसा यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम। फॉर्मूला क्या आया, मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप यहां से देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला है ना, यहाँ पर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसे जैसे आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करते जाएगा, प्लस क्यू चार्ज के लिए, प्लस क्यू चार्ज के लिए जैसे जैसे आगे के तब बढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी गैप भी इंक्रीज करते जा रहा है, प्रैक्टिकली भी, तो यहाँ से मैथमेटिकली भी जस्टिफाई हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे जैसे पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे फील्ड का वैल्यू कम होगा। प्रैक्टिकली कोई भी स्ट्रॉन्ग आदमी है उसका एक दायरा फिक्स होगा, उसके आगे उसका भी फील्ड 0 हो जाएगा। सेम चार्ज के लिए भी है कहानी। ठीक है बेटे, लिख लिए इसको, चलो मिटाऊं मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालना रहेगा पॉइंट चार्ज के कारण, तो क्या करेंगे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और फॉर्मूला क्या आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट न्यूटन पर कूलम, यूनिट न्यूटन पर कूलम। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कोई भी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं तो क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या, जैसे मान लो 5 है क्वांटिटी, चाहे x है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो xi यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के कारण जो फील्ड क्रिएट हो गया। अब वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें मैग्नीट्यूड, मोस्टली मैग्नीट्यूड नॉलेज रखना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है, नेट में नेट फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देता है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मान लेते हैं आर पॉइंट पे निकालना है, आर वेक्टर यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जैसे आई को डिफाइन करते थे ना, आई इक्वल टू आई अपॉन मॉड आई। यहाँ पर आर है तो वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। अब इसको यहाँ पर रख देते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये डायरेक्ट आपके नेट में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है कभी कभी। मोस्टली दिमाग तो रहता है इस फॉर्म में, लेकिन इस फॉर्म में
भूल जाते हैं क्यों, प्रैक्टिस कम रहता है इस पर। चलो इसको लिख लो बेटे। ट्वेल्थ का फिजिक्स बहुत आसान है 11th के रेस्पेक्ट में। सारे चीज फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, 11th के रेस्पेक्ट में बहुत आसान है, लेकिन बिना 11th के 12th चलेगा नहीं कभी भी। अब ग्रेविटेशन में इस सारी चीज आप पढ़े हो तो इसको आसान लग रहा है, इसको समझना। लिख लिए बेटे, आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यदि ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें, ये मान लो x पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पर और ये मैग्नीट्यूड एट x, चाहे r है, r जो भी रखो। यदि r का वैल्यू 0 होगा तो वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। लेकिन एक्चुअल की बात कर रहे हैं, मैथमेटिकली इन्फिनिटी है। कोई भी चार्ज अपने लोकेशन पर, अपने पोजीशन पर, ये चार्ज ये खुद अपने पोजीशन पर r0 होगा। अपने पोजीशन पे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, राइट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज at its own location is undefined, इसको कभी भी हम इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, अनडिफाइंड बोलेंगे। मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी, बट वर्ड स्टेटमेंट में हम बोलेंगे अनडिफाइंड रहेगा, अपने लोकेशन पर। यदि इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो क्या हो गया, r पर इन्फिनिटी रहेगा ये वैल्यू, और जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करते जाएगा। जैसे क्योंकि स्क्वायर है ना, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, तो ग्राफ किस तरह का आया, इस तरह का। इलेक्ट्रिक वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ किस तरह का आया। यदि r यहाँ लिखे हो तो r लिख दो बेटे, क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग r लिखे हैं। इलेक्ट्रिक वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसा आया, ये। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में कराएंगे ग्राफ का। और एक क्वेश्चन आता है ग्राफ से, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। अब क्या स्टडी करेंगे, जिस तरह से हम लोग कूलम्ब्स लॉ में सुपरपोजिशन थ्योरम यूज किए थे कि दो चार्ज से यदि ज़्यादा हो, टू चार्जेस से ज़्यादा चार्जेस जो हैं, तो हम लोग नेट फोर्स निकालने के लिए क्या यूज किए थे, सुपरपोजिशन। हर फोर्स इंडिविजुअली निकालकर सारे फोर्स को ऐड कर दिए थे। उसी तरह से यहाँ भी मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने वाला सोर्स एक से ज़्यादा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने वाला सोर्स एक से ज़्यादा हो, और कोई तेज चार्ज उस फील्ड का भी प्रभाव है, जैसे मैं हूँ और ये स्नेहल है, दो तेज अपना फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो दोनों का इस रूम में फील्ड है, तो जो भी इसमें इंटर करेगा तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जिस तरह से वहाँ हम लोग एडिशन ऑफ दी फोर्स करते थे,
इसके कारण इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट करते थे, मेरे कारण आप कितना फोर्स एक्सपीरियंस करो अलग कैलकुलेट करके F1 + F2 कर देते थे नेट फोर्स निकालने के लिए बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। क्यों? क्योंकि दोनों का लीनियर बिहेवियर है। सिमिलरली यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसके कारण जो फील्ड होगा इस रूम में, मेरे कारण जो फील्ड होगा टेस्ट चार्ज पर, दोनों फील्ड को सुपरपोजिशन थ्योरम से ऐड कर देंगे। यानी एक से किसी एरिया में एक से ज़्यादा आपके सोर्सेज हैं जो फील्ड क्रिएट कर रहे हैं और नेट फील्ड हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों फील्ड का वेक्टर एडिशन, दोनों फील्ड का वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सेम केस फोर्स जैसा अभी यहाँ काम करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज करने मतलब एक से ज़्यादा चार्जेज हैं, यानी एक से ज़्यादा सोर्सेज हैं टू क्रिएट द फील्ड, तो नेट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा उस केस में? राइट डाउन हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड due to system of charge, सिस्टम ऑफ चार्ज करने का मतलब एक रूम में, रूम क्या हो गया? सिस्टम हो गया। रूम क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया। और इस सिस्टम के अंदर सारे हम क्या है 1 2 3 4 सारे चार्जेज हो गए। मेरी लैंग्वेज आप बिलीव नहीं करोगे, मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ, बात करते करते सिस्टम बराबर आ जाता है, क्योंकि आपके में भी सिस्टम का टॉक, कॉलेज में भी जाकर सिस्टम का ही टॉक। तो सिस्टम एक ऐसा वर्ड है कि मेरे प्रोफेशन में हमेशा इसको यूज होना है। इंजीनियरिंग फील्ड में भी हमेशा यूज करते हैं, आपके साइंस में भी हमेशा सिस्टम के ही बात करते हैं, राइट। तो वो एक कॉमन वर्ड हो गया। वहाँ भी लोग कहते हैं आप हमेशा सर सिस्टम ही बोलते हो, कहते ये दिन भर यही बोलना ही है। तो सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब अंडरस्टैंड कि सिस्टम क्या हो गया? कोई एक फ्रेम हो गया, उस फ्रेम के अंदर में जो चार्ज है, तो चार्ज होंगे एक से ज़्यादा। जहाँ भी आपके एक से ज़्यादा चार्जेज हो गए, यहाँ क्योंकि चार्ज की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है। अब ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर आया Q स्मॉल q, मैं आई कम इन सर, कहेगा तो पहले तो एक ही था, अब 3 को है। इसका भी फील्ड का प्रभाव होगा इस पर ही भी, इसका भी होगा, अच्छा इसका भी होगा। यदि तीनों पॉजिटिव है तो तीनों ढकेलेगा इसको। एक मान लो निगेटिव होगा तो एक खींचेगा और 2 ढकेलेगा। यदि एक मान लो निगेटिव कर दें, ये जैसे -Q कर दें, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? दोनों लाइन को पहले ज्वाइन करेंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, ये दिमाग में सेट करके रखना है। तो +Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ये फोर्स कैसा फील करेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन, फील्ड की उसी डायरेक्शन में होगा। तो मान लेते हैं ये E1 फील्ड, इसके कारण ये -Q चार्ज है, पहले तो लाइन ज्वाइन करेंगे। E1 का E2 का डायरेक्शन क्या हो गया? इनवर्ड डायरेक्शन। फिर Q3 दोनों को लाइन ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसी के लॉन्ग फोर्स लगता है, इसी के लॉन्ग फील्ड भी होगा। इसके कारण फील्ड अभी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब क्या करेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E3 दे दिए। व्हाट इज दी E नेट? E नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। तीनों वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन, तीनों वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन। ये किस थ्योरम से यूज कर रहे हैं? बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इस तरह से सिस्टम ऑफ चार्ज पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं।
सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण कोई भी टेस्ट चार्ज एंटर करता है तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग सारे फील्ड को इंडिविजुअली कैलकुलेट करके उसको वेक्टर एडिशन कर देंगे। इसको लिख लो बेटे। क्या बेटे? हाँ, सिर्फ ये वाला खींचेगा, इंटू खींचेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स, बाकी सारे रिपेल करेंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो यहाँ पर इंटू जब पर माइनस साइन लगा देंगे जब वैल्यू रखेंगे तो। लिख लिए बेटे? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ए पॉइंट पर आपका 2 माइक्रोकूलम चार्ज और बी पॉइंट पर -4 माइक्रोकूलम चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। हमें इसके मिड पॉइंट पर निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। पहले लिख लो तब बताता हूँ कैसे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है। Find the net electric field at midpoint. Find the net electric field at midpoint. ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था? जिस पॉइंट पे निकालना वहां पर टेस्ट चार्ज रखिए पहले। तो मान लेते हैं एक स्मॉल क्यू चार्ज इस पॉइंट पे रख लिए, ठीक। अब इसके कारण देखेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका चार्ज पहले देखेंगे, प्लस चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ई ए, आउटवर्ड डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन शो कर दिया। फिर उसके बाद बी के कारण भी, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा सोर्सेज हैं, तो ये क्या है देखो, ये निगेटिव चार्ज तो एट द इनवर्ड डायरेक्शन में, तो ई बी का डायरेक्शन क्या हो गया, इसी डायरेक्शन में, इनवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन का रूल अब हमें प्लस माइनस नहीं करना है, यहाँ से क्लियर हो गया कि दोनों को ऐड करना है, ये प्लस ई बी, तो ये ई बी निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ये कैसे निकालेंगे, ये इक्वल टू फोर्स एफ ए पर यूनिट डिस्चार्ज, एफ ए पर यूनिट चार्ज, और एफ ए कैसे निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ को यूज करके, के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन, मान लेते हैं जनरल फॉर्मूला लिखे आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल क्यू, आपको पता है सिंपली फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक। अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पर,
के चार्ज कितना 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10⁻⁻⁶। डिस्टेंस क्या है, मिड में है तो 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻²। अब कटम कुटी जो करना करो इसको 10⁻⁴, और के का वैल्यू रख देते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴। ये कितना हो गया बेटे, 9 इंटू 2 18, और 9 में से 4 गया 5। यूनिट न्यूटन पर कूलम, यूनिट न्यूटन पर कूलम। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। सिमिलरली उसी तरह से ईपी निकाल लो। ईपी क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला जरूर लिख दो कि गलती होने के चांसेस नहीं रहे। जितने आसान चीज होते हैं, आसान चीज को उतने सावधानी बरतना है, क्योंकि उसमें तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है ना, ये तो मैं बना ही दूंगा, और 99% गलती होने की चांसेस रहती है। हर बच्चे के साथ कहानी है। टीचर लोग के भी साथ हैं, टीचर भी जो चीज़ को समझते हैं कि आसान है तो उनसे भी पढ़ाने में बाय मिस्टेक हो जाता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जो चीज़ आसान होता है उसको लगता है कि वो तो आसानी से ही जाएगा, उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और गलतियाँ वहीं होती है। इसलिए कभी भी फार्मूला जो होता है उसको मिस नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट लिखे 100% गलती चांसेस है। तो चलो के का वैल्यू रखें 9 इंटू 10⁻9, क्यू क्या है -4 माइक्रोकूलम। तो माइनस साइन नहीं लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन शो कर दिया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे। 4 इंटू 10⁻⁻6। डिस्टेंस क्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एक मिनट यहाँ देखो, गड़बड़ हो रहा मेरे से भी। आर स्क्वायर है ना, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या होगा एक और 10⁻²। देखो कितना आसान है, कभी गलतियाँ होने की चांसेस बढ़ रही है। तो ये क्या होगा, -2 कम हो जाएगा, कट के वो ऊपर जाएगा 10⁻7 हो जाएगा। 18 इंटू 10⁻7, 10⁻2 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये चेंजेस क्या हो गया, ये देख लेते हैं। ये एक मिनट देख लेता हूँ, ये कट के ये कितना आ गया 10⁻2, ऊपर में -6 से ये का वैल्यू रख दें 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻²। 9 में से 2 गया 7, यानी 18 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। देखो कितने चांसेस हैं गलती होने के। तो यहाँ पर उसी तरह से 4 माइक्रोकूलम रख दिए, फिर 1 इंटू 10⁻⁻4। ये कटम कुट्टी मारे -2, 9 इंटू 4 36, और ये कितना हो गया +7। अब दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ई नेट इक्वल टू क्या हो गया EA प्लस EB, और वैल्यू क्या हो गया 36 प्लस 10 46, और 8 54 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। देख लेना बेटे कैलकुलेशन। हाँ वो AB में KQ स्क्वायर होगा कि KQ नहीं, एक मिनट। हाँ राइट, फिर गलती हुआ, राइट। जब फॉर्मूला हम लोग एक छोड़े, फिर यहाँ पे गलती हुआ। अच्छा वैल्यू लेकिन रख दिए भाई कि फॉर्मूला चेंज कर लो बेटे। हाँ KQ अपॉन R स्क्वायर, फॉर्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। यहाँ 4 इंटू 10⁻6 आ गया। तो जितने आसान चीज होता है उसको उतने प्रिकॉशन ज्यादा ध्यान देने हैं। ठीक है बेटे, ब्रेक करके करते हैं आप आगे फिर।